हेलो जेम्स। हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी पी वाई क्यू एनालिसिस की, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी थर्ड वीडियो पर हैं। और ये ज़रूरी भी है कि जो पी वाई क्यू है उसके ऊपर हमारा जो कमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस आपको किसी दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। कोई स्टेटमेंट जो पूछी गई है उसे थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ देगा, तो अपने को पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। तो हम लोग 2024 वाला जो पेपर था वो एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस की। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। झेलम रिवर passes through Wular Lake. Krishna River directly feeds Kolleru Lake. And third, meandering of Gandak River form Kavar Lake. अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट में सही है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या नन? देखो, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, ये तो सही है। इसके बारे में हम थोड़ी चीजें और जान लेते हैं। लाइक अगर मैं मान के चलूँ कि ये हमारी झेलम रिवर है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई? इसके लिए हम देखते हैं कि बेरीनागा लेक, बेरीनागा लेक जम्मू कश्मीर में है। ओके, यहाँ से ओरिजिनेट हुई। ऐसे चलेगी तो यहाँ एक लेक है, वुलर लेक, यहाँ से पास हुई और इस तरीके से जाके ये एक रिवर निकल रही है यहाँ से, चेनाब, जो सिंधु रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो उसमें क्या हो जाएगी? मिक्सअप हो जाएगी। ओके, ऐड हो जाएगी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो झेलम रिवर है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये है किशनगंगा। ठीक है, किशनगंगा। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये है पूंछ रिवर। ओके, तो ये तो हो गई। इसके बारे में थोड़ी सी कैसे कैसे निकल रही है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ पे मिक्सअप हो रही है। एक चीज और है कि जो झेलम रिवर है उस पर कहीं ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा। ओके, तो वो क्या है? वो एक यहाँ पर चल रही है तुलवुल परियोजना, जो तुलवुल प्रोजेक्ट है वहाँ पर। ओके, और एक और चीज कि ये पासेस कहाँ से होती है। एक तो जम्मू कश्मीर, इंडिया में जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद जाती है पाकिस्तान में। ओके, तो ये चीज तो इसके ऊपर हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी हो गई करेक्ट। सेकंड है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलर लेक। तो डायरेक्टली फीड नहीं करेगी भाई, क्योंकि ये कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में है, बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ जो इसे डायरेक्टली फीड कर रहे हैं कोलर लेक को, वो दो रिवर हैं जिनका नाम है बूढ़ामेरू और तमलेरू। अब ये नाम कुछ अजीब से हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसे सोचकर कोई ये नहीं बोलेगा कि ये रिवर है बूढ़ामेरू और तलमेरू, तमलेरू। ओके, हो सकता है ये पूछ दे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग की कौन कौन सी रिवर है और कैसे कनेक्टेड है। हो सकता है बूढ़ामेरू और तमलेरू के बारे में नॉर्मली एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि ये वर्ड्स दे दिया कि ये है क्या, बोल देगा नीचे लेक है, रिवर है, या फिर हो सकता है कुछ और बता दे। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, रिवर है ये, और ये सीजनल रिवर है। ठीक है, जो फीड अप करती है किसको? कोलेरू लेक को। उसके बाद थर्ड है, तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया। थर्ड है मियंडरिंग। अच्छा, मियंडर्स कैसे बनते हैं? ये अगर रिवर जा रही है ना तो ऐसे ऐसे इस तरीके से, ऐसे रिवर चल रही है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो इसका पार्ट है ना, ये धीरे धीरे काट तो ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे रिवर बनती हुई ऐसे, ये क्या है? ये जो इस तरह मोशन में चल रही है ये है जिगजैग, ये क्या है? मियंडरिंग है। और ये जो लेक बनी यहाँ से सीधा काट दी। ओके, तो ये क्या है? ये इस तरह के जो लेक, ये बोल रहा है कि ये जो लेक बनी है ना ये कवर लेक है गंडक रिवर से। ठीक है, जैसे मान चलो ये ऐसे, और ये फिर कुछ टाइम बाद ऐसे सीधी होगी बिल्कुल। तो ये जो लेक रह गई ये, ऐसे बोल रहा है कि ये क्या है? कवर लेक। और कवर लेक है कहाँ? बिहार में है। ठीक है, तो क्या है? गंडक रिवर से बनी है? नहीं। गंडक रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, गंगा रिवर की। तो ये जो बनी कवर लेक, ये बूढ़ी गंडक से है, नॉट गंडक। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है और उनकी वेल नाउन की किस तरीके से उन्हें जाना जाता है, उसको लेकर बात की जा रही है। तो चलो फिर। तो फर्स्ट है कामराज पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया। पहला मेजर पोर्ट है इंडिया में सबसे बड़ा, रजिस्टर्ड एज ए कंपनी,
मैं हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कामराजर पोर्ट जो फर्स्ट मेजर, ये इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 1999 बाई पोर्ट एक्ट, पोर्ट एक्ट 1908। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये निकलता है कि कामराजर पोर्ट है कहाँ, मतलब किस स्टेट में है? तो ये है तमिलनाडु में, और वहां भी चेन्नई के पास। अच्छा, जब हम लोग ये मैप देखते हैं थोड़ा, तो इधर का जो कोस्ट लाइन है उसे किस नाम से जाना था, और इधर की है उसे किस नाम से? तो ये जो हो गई, ये तमिलनाडु साइड वाली कोरोमंडल। ओके। और ये केरल वाली मालाबार। तो हो सकता है ये पूछ दे कोरोमंडल कोस्ट पर है, हो सकता है चेन्नई के पास है, या तमिलनाडु। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट के पास है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, मुंड्रा पोर्ट। तो लार्जेस्ट प्राइवेटली आउंड पोर्ट इन इंडिया। तो सबसे बड़ा प्राइवेट है, लाइक कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया, सारी चीजें वो मतलब आउन कर रही है इसको। तो मुंड्रा पोर्ट सही है। थर्ड है विशाखापट्टनम। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, या फिर नहवा शहवा जैसे हम बोलते हैं। ओके, तो ओनली टू स्टेटमेंट जो है, टू पेयर्स करेक्ट है। नेक्स्ट है एक, जो हम लोग वेजिटेशंस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस, वेट डेसिडियस है, थॉर्न फॉरेस्ट। तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि कुछ नाम दिए हुए फ्रूट्स के, या कुछ ट्रीज वगैरह के नाम दिए हुए हैं, उनको लेकर पूछा है कि क्या ये डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से हैं डेसिडियस ट्रीज। इस बार डेसिडियस ट्री का पूछा है, हो सकता है वो एवरग्रीन का पूछ ले, तो एक लिस्ट निकाल कर रख लेनी है। जैक फ्रूट, या कुछ नाम है उनके साइंटिफिक नाम। तो जैक फ्रूट ये डेसिडियस ट्रीज नहीं है, ये कौन सा है? ये है एवरग्रीन। ओके। बाकी ये महुआ, टीक, ये तो हम पढ़ते भी हैं जब ड्राई डेसिडियस या वेट डेसिडियस। अब इसमें ये नहीं पूछा कि ड्राई डेसिडियस या वेट डेसिडियस, ओनली डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके। और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में ये है कि ये अपनी सीजन वाइज क्या करते हैं, ये पत्ते वगैरह झाड़ देते हैं। ओके। ऐसे आप बहुत बार देखते होंगे कि पत्ते वगैरह जड़े, पतझड़ का मौसम टाइप। तो ओनली दो स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज मोर रेबल एरिया देन चाइना। तो क्या ये सही है? देखो, इंडिया हैज मोर अरेबल, देखो दो चीजें हैं, एक तो है एरिया, अरेबल एरिया, और एक है अरेबल लैंड। ठीक है, देखो ये मैंने बोल लिया कि ये भाई हमारी अरेबल लैंड है, ये क्या है? लैंड है, जमीन है। बट एरिया इतना बड़ा है ये, ठीक है, जो अरेबल हो सकता है। बट जरूर थोड़ी है ये अरेबल ही हो ना हो, बट ये तो टोटली अरेबल है ना। तो एज कंपेयर टू लैंड वर्सेज एरिया, तो एरिया के अकॉर्डिंग तो ये गलत है, मोर अरेबल एरिया। बट अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि अरेबल लैंड, तो ये सही है। अगर एरिया की जगह लैंड होती तो ये सही होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है, एरिया है। सेकंड है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। तो ये ठीक है, जो इरिगेटेड एरिया है वो एज कंपेयर टू चाइना हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ओके। और ये हाईएस्ट सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। और एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, ये गलत है। जो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी है, मान चलो इतनी एक जमीन है, और इतनी ही यहाँ पर चाइना के अंदर, ये इंडिया के अंदर और ये चाइना के अंदर। तो इस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो एज कंपेयर टू चाइना ये कम बैठेगी। ओके, चाइना की ज्यादा रहेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट में रहूंगा, ओनली वन इसका सही होगा। ओके। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स, लाइक अगर आप बात करोगे सी लेवल्स, जैसे ये सी है इस तरीके से, तो इसमें आप बात करते हैं ज्वार भाटा की, ठीक है, टाइड्स वगैरह की, तो सी लेवल राइज हो रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर राइज हो रहा है। ओके, प्रेजेंट डे एक्सटेंशन, तो मार्शलैंड ये रन ऑफ कच्छ के अंदर होगा। ठीक है, और तो कहीं है नहीं, भीतर का नहीं का उड़ीसा साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर दो वर्ड्स दिखे हुए हैं, इलिमेनाइट और रूटाइल। ये है क्या? अवेलेबल द सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये किसका पार्ट? ये टाइटेनियम के ही है। ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये इसी एग्जाम में वापस से पूछ दे, बट हो सकता है आगे सीएपीएफ का एग्जाम भी आएगा आप लोगों को, या किसी और एग्जाम में हो सकता है ये वर्ड्स दे दे। ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। इल्यूमिनाइट और रूटाइल, कोस्टल ट्रैक्शन जो निकाले जाते हैं और वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट कि अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर। बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोबाल्ट वगैरह, तो इलेक्ट्रिक वोल्टर मीटर्स में इसका यूज किया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाई, किसको द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें है सी ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये तो थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ओके, अच्छा देखो कॉन्गो बेसिन के पार्ट अगर बात करूँ तो यहाँ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। ठीक है, उसमें भी अगर बात करोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्लस कैमरून प्लस कॉन्गो खुद। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, देन गैबोन। ये 6 कंट्रीज हैं जो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। अच्छा, कॉन्गो बेसिन से रिलेटेड हम लोगों ने जब पीटी 365 की थी तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि कॉन्गो बेसिन को लेकर इसके बारे में एक चीज़ बात कही जाती है कि ये जितना ज़्यादा CO2 एमिट कर रहा है, ओके, जितना ज़्यादा और उतना ही ये क्या करता है, कैप्चर भी करता है, उससे कहीं ज़्यादा ही कैप्चर कर लेता है। ओके, तो ऐसा मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी। तो इसमें आप देखो इन 6 कंट्रीज में से कौन सा है, तो ये कैमरून दिख रहा है, तो ये सही होगा इसका, कॉन्गो बेसिन का पार्ट जो है कैमरून है। हो सकता है कैमरून ना देके यहाँ पर सेंट्रल रिपब्लिक या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बोल दे, या इक्वेटोरियल गिनी या गैबोन। ओके, उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमरकंटक हिल्स, अच्छा अमरकंटक है कहाँ, MP के अंदर में है, आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री। अब देखो वेस्टर्न घाट को लेकर एक अलग से नाम पढ़ा होगा आपने कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। तो क्या है पूरा पूरा जो विंध्यन और सह्याद्री रेंज के बीच में है? नहीं भाई, ये अमरकंटक जो हिल्स है क्या पूरे पूरे सह्याद्री में है? नहीं, ये क्या है, विंध्यन प्लस सतपुड़ा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहीं से रॉन्ग हो गई। सेकंड है बिलिगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज, अब भाई कहाँ सतपुरा रेंज है, यहाँ MP के अंदर, और कहाँ ये बिलीरंगन हिल्स है, कर्नाटक के अंदर। तो क्या कोई मैच बेल बन रहा है क्या इनका? नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है शेषाचलम। अब शेषाचलम हिल्स के बारे में आपको पता होगा कि ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब ये बोल रहा है कि और आंध्र प्रदेश कहाँ, ईस्टर्न घाट पर, ईस्टर्न घाट। बट ये क्या बोल रहा है कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ये भी गलत है। सदर्न मोस्ट वेस्टर्न घाट थोड़ी है, तो नन। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिविटी। अच्छा, कनेक्टिविटी के ऊपर बात की जा रही है। ये बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ये वेस्ट और ये ईस्ट, यहाँ से जो कॉरिडोर ये निकल रहा है, तो अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़। अच्छा, डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है, सूरत गुजरात में, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, पर नहीं, ये गलत है। असम का जो सिलचर है उसे कनेक्ट करेगा किससे, पोरबंदर से। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, तो वो ऑटोमेटिक ये दो नाम बताएगा कि सिलचर से पोरबंदर। नेक्स्ट है कि ट्राइलेटरल हाईवे, जो ट्राइल IMT की बात जब करते हैं, ठीक है, तो कनेक्ट कर रहा है मोहरे। ठीक है, मोहरे कहाँ है, ये तो मणिपुर में है, इंडिया का पार्ट है। उसके बाद चियांग माई इन थाईलैंड विया म्यांमार, तो ये गलत है, चियांग माई नहीं है, थाईलैंड का है माओ सोते, माई सोते, ये थाईलैंड का है। और म्यांमार की बात करो, म्यांमार का है बगन। ये कुछ जगह के नाम है जो कनेक्ट की जा रही है, ये IMT से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी कनेक्ट नहीं करेगा भाई, ये सीधा करेगा किसको, कोलकाता को। ठीक है, तो इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत सही नहीं है, तो डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है। स्टेटमेंट 1 है कि
इंडिया डेस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, अच्छा यूरेनियम डिपॉजिट इतना नहीं है, ओके, डेस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद, डिपेंड करता है, अच्छा यूरेनियम डिपॉजिट हमारे पास है, इतना होने के बावजूद भी हम लोग डिपेंड करते हैं किस पर, कोल पर, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये ऐसा बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर हम लोग कोल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और कोल जो है हमारे यहाँ पर हैवी नहीं, वो मतलब है पर लो क्वालिटी का, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हम पूरी तरह से कोल के अंदर क्या है, तो मतलब हम लोग कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है, बट वो रॉन्ग थी स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है कि यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा यूरेनियम क्या 60% चाहिए क्या, नहीं, अरे भाई उसके अंदर इतना एनर्जी है, इतना जो है वो उसका 0.07% पार्ट भी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे हम लोग। तो ये जो डाटा में फैक्ट्स में खेल किया है वो क्या है, वो रॉन्ग है, ओके। अब एग्जैक्ट थोड़ी ना इतना हो सकता है कि 60% ये, तो नॉर्मली सेकंड स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग और फर्स्ट होगी करेक्ट, तो सी होगा इसका। उसके बाद कि स्टेटमेंट फर्स्ट है मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाइंड इन इंडिया, ओके, ये तो ठीक है कि ये इंडिया में नहीं पाए जाते। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, अच्छा माउंटेन ग्रासलैंड ऐसे अगर हम बात करेंगे ये माउंटेन है, तो यहाँ जो ऊंचाई पर जो मिलते हैं माउंटेन्स पर, ये माउंटेन ग्रासलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें माउंटेन बोलते हैं, विद नो प्रेडेटर्स। अच्छा ये मार्सुपियल जो रहते हैं ये बिना प्रेडेटर्स के नहीं, यहाँ पर उनके साथ साथ कुछ मैमल्स वगैरह भी हैं, कुछ अदर इंसेक्ट्स भी हैं, तो उन सब के साथ रहते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। फर्स्ट वाली जो है कि आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो ये ठीक है, तो ये फाउंड कहाँ किया, पाए कहाँ जाते हैं नेचुरल तरीके प्राकृतिक रूप से, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पाए जाएंगे, ठीक है। तो ओनली वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है कि कुछ इन्वेसिव स्पीसीज है, स्पेशल ग्रुप है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता है यार, आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं कुछ लाइक फ्लोरा फाना के बारे में, तो उसमें जब कुछ जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो डायर्नल है, ठीक है, लाइक दिन ही दिन में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉकटर्नल है, जो रात के टाइम दिखाई देते हैं, दिन में नहीं देते, कुछ ऐसे हैं जो डॉन डॉन एंड डस्क में दिखाई देते हैं, लाइक जो सुबह सुबह धूप निकलने से पहले जो थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा अंधेरा टाइप, और ऐसे ही शाम का टाइम, तो उसमें भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनको। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि कौन से ऐसे इनमें से तीन फौना के नाम दिए हुए हैं, जंतुओं के नाम है, और उसमें से पूछा है कि नॉक्टर्नल जो नाइट में दिखाई देंगे, मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ठीक है, तो दिन में दिखाई नहीं देते, ये रात में दिखाई देते हैं। तो लॉयन टेंट बकाओ, तो ये तो गलत है, ये भाई दिन में दिखाई देगा, डायरनल है। इसके बाद ये जो दो हैं, मालाबार स्वेट और सांबर डियर, तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों ये दोनों भी गलत है। देखो ये मालाबार स्पेड जो है वो ठीक है, ये नॉक्टर्नल है, बट जो सांबर डियर है इसके बारे में खेला कर दिया कि ये डॉन डस्क में पाएगा, ठीक है, जो धूप निकलने से पहले या दिन निकलने से पहले थोड़ा टाइम होता है ना स्टार्टिंग का, ठीक है, जिसमें आपने बात करी होगी रेड रेड सन की, ठीक है, और वो श्याम वाला टाइम, तो ये सांबर डियर दिखाई देगा अपने को डॉन एंड डस्क में, तो ओनली वन सही होगा जो मालाबार स्पेड। तो ये अब तो ऐसे ही सीधा सीधा बोल दिया कि भाई इसमें से एक चीज को ये बताओ। अब फिर एक बार क्या करेगा ये कि ऐसे ही लायन टेन मकाओ बोल दिया, मालाबार स्पेड बोल दिया और सांबर डियर बोल दिया। अब ये क्या है, ये स्पीसीज है या फिर फौना है या एनिमल्स है, ओके, और यहाँ पर बोल देगा कि ये एक्टिव एक्टिव कब रहेंगे। अब इनके सामने लिखेगा कि लर्न टेल मकाऊ, इसके बाद बोल देगा कि ये नॉक्टर्नल नाइट में, मालाबार स्पेड का बोलेगा कि ये क्या है, और मालाबार स्पेड का बोलेगा कि ये डायरनल में है, और सांबर डियर का डॉन एंड डक में, तो ओनली वन इसका सही रहेगा, क्योंकि लायन टेल मकाऊ का और मालाबार स्पेड का वो क्या हो जाएगा, वो अपना एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो इस तरीके से भी सोचना है इस चीज को।
ऐसा नहीं है कि बस जो अपने को राइट लगा है कि यार सिर्फ एक ही सही है और वो भी ये सही है, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, दूसरा वाला क्यों गलत है उस चीज के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि जो गलत वाला है वो उसी से ही कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को बना देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म, ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं वीगल डांस। अब वीगल डांस आपने देखा होगा कि हनी बी जो होती है, जो मधुमक्खी वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ग्रुप्स में चलेंगे और थोड़ा एक साथ ग्रुप करके, जो इनकी जो रानी है, लाइक इनके बारे में एक चीज बोली जाती है, जो इनकी क्वीन है वो इनको क्या करती है, वो आगे इनका लीडरशिप करती है, आगे चलती है। और ठीक है, ये चारों स्टॉप ऐसे मुड़ के चलेंगे। तो इस तरीके से वीगल डांस हिलते हिलते, तो ये हनी बीज के बारे में है। तो ऐसी एनिमल्स बिहेवियर को लेकर दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइम, और हो सकता है आगे पूछ दे कि कौन सी चीज करता है। ऐसे ही उस तरीके से पूछा गया था एक और क्वेश्चन कि एक जो जानवर है वो क्या करेगा कि हाथ में लकड़ी लेके पेड़ पर मारता है, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको मारेगा और तक खाने के लिए। तो ओरंगुटन्स की बात की जा रही है, जो एक तरह से चिंपैंजी की टाइप का ही स्पीसीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें बोला है कि कुछ मशरूम्स है जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी हैं जिनकी फिजियोएक्टिव प्रॉपर्टी है, एक ऐसा है इंसेक्टिडोनल प्रॉपर्टीज है, और कुछ की बायोलुमिनेस लुमिनेसेंट। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, बट इसमें अब कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भाई मुझे तो पीएचडी करनी है, तो वो क्या करेंगे कि अब वो मशरूम्स के नाम स्टार्ट कर देंगे लिखना कि यार मैं सर्च कर लेता हूँ मशरूम कौन कौन सी है। वो मशरूम के नाम से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑल फोर इसके करेक्ट है। कहाँ कहाँ तक नाम याद रखो, बहुत सारे नाम है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल, जो गिलहरी है उसको लेकर कुछ बात की जा रही है। अच्छा, आप लोग आजकल तो ये थोड़ी कम हो गई है, पर कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ही आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे मान चलो आपने कोई सामान रख दिया बाहर सुखाने के लिए या कुछ भी, तो झट से आ जाती थी खाने के लिए। तो एक चीज़ इनके बारे में बोली जाती है कि ये क्या है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पेड़ों पर ही रहती है, नीचे आती है अपने खाना वगैरह के लिए। ठीक है, ज़्यादातर रहती पेड़ों पर है, उनका सारी चीज़ें घोंसला वगैरह नेट्स वगैरह वो सब क्या होता है, पेड़ों पर ही होता है। तो ऐसा था नहीं कि कभी हमने देखा हो कि यार ये तो जमीन के अंदर रह रही है, चूहे ने बिल बनाया हुआ है और चूहे को भगा दिया, खुद उसमें चली गई, तो ऐसा तो नहीं देखा कभी। तो सेम यही चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग ब्यूरोज इन द ग्राउंड, कि नीचे बिल बनाकर ये रही, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट है कि दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ से इधर आपने देखा होगा कि कुछ सीड्स वगैरह बीज वगैरह आप लोग सुखाने के लिए रखते हो, उन्हें ले जाएंगे। कुछ नट्स वगैरह हैं, मूंगफली टाइप, वो खाते रहते हैं, ले जाते हैं, स्टोर करते हैं भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद दे आर ओमनिवोर्स, ये सर्वभक्षी हैं, लाइक कुछ इंसेक्ट्स को भी खाती हैं। ठीक है, नट्स और ये सीड्स वगैरह तो हैं ही, तो इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाती हैं, अंडे वगैरह एग्स जो होते हैं उनको भी खा लेती हैं। तो ये दो स्टेटमेंट इनकी सही होगी, सेकंड और थर्ड। ओके, अब देखो हम लोगों ने बहुत बार, आप लोग देखते होंगे कि अपने साइड एक तरह की जो ब्लैक ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप जो होती है गिलहरी के ऊपर, उस तरह की गिलहरी पाई जाती है। और अपने नॉर्थ इंडिया में है, फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पर कुछ अलग डिफरेंट इसी की स्पीसीज मिलेगी आपको, स्क्विरल की। फिर साउथ में जाओगे वहाँ पर कुछ और डिफरेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन स्क्विरल के बारे में बोल रहा है, इसमें किसी एक प्रॉपर स्पीसीज की बात नहीं की। तो ठीक है, दे आर ओमनिवोर्स, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, कुछ बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, उसके ऊपर पर भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो फ्रीजिंग पॉइंट पर ग्रो कर सकते हैं। ओके, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं हाई एसिड, लाइक पीएच वैल्यू बिलो 3%। ओके, तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो 17 के, अब वही सारी चीजें नहीं करनी है यहाँ पर पीएचडी कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं। ठीक है, उनका नाम नहीं लिखते रहना है, बस इतना याद रखना है कि हाँ तीनों कैटेगरीज में ये लोग होते हैं, ये लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते हैं। ये देखो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक लकड़ी लेके हाथ में, वो स्टिक को लेके हॉल वगैरह में ट्री में ये लोग वुड लकड़ी की स्ट्रिप लेके, तो इसका मैंने बताया था ओरंगुटन्स। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज। अच्छा, किस चीज को बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाएगा? इसमें सिर्फ लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उनमें इसका यूज नहीं किया जाता। ओके, बाकी तीन एरोसोल, फॉर्म एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स, इनमें इसका यूज किया जाएगा। अच्छा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उससे कनेक्ट नहीं करना है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है? ये अलग है और ये अलग है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको फेज आउट करने की बात कही गई थी किगाली अमेंडमेंट्स में। जो किगाली अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है, उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को फेज डाउन करने की बात की थी। अब वो कनेक्ट करेगा आपको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ये याद रखनी है, HCFC अलग है और एक HFC जो होता है वो अलग है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? जिसे फेज डाउन करने की बात कही गई थी तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, नॉट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या बोलती है कि इंटरेस्ट इनकम, जो लाइक आप लोग बात करते हैं इन्वेट्स की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, ओके, उसमें क्या होगा कि टू देयर इन्वेस्टमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, जो भी टैक्सेबल इनकम है, तो उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो आपकी प्रॉफिट से आ रही हो, चाहे वो किसी से भी आ रही हो, इंटरेस्ट चाहे वो कैसे ही आ रही हो, तो टैक्स तो लगेगा। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुई, एग्जेम्प्टेड थोड़ी है टैक्स से। बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल टैक्सेबल, तो डिविडेंड भी होगा और जो ये इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है वो भी टैक्सेबल होगी। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज एज बोरोवर्स ऋणी, कि उन्होंने कोई एक तरह से ऋण टाइप लिया है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये स्टेटमेंट सही है सेकंड वाली, तो वन इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं कि स्टेटमेंट वन, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। उन्होंने क्या किया है कि जो सेंट्रल बैंक है अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो हाइक कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, मान के चलो मुझे अगर बैंक से लोन लेना है तो मुझे हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है। ऐसा ही स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट, उन्होंने ये कुछ महसूस किया कि दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, जो प्राइस वगैरह राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनको वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं विया मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मान चलो हम लोग बात करते हैं कि बहुत बार क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाती है, सेम वही चीज कह रहा है कि जब हम बात करते हैं RBI क्या करता है, मान चलो महंगाई बढ़ गई हमारी, तो जो हमारा रेशो होता है 2+4 थे, +-2, ठीक है, तो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो वो क्या करेगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो अपनी सेल आउट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा RBI, और वो जो मार्केट का जो एक्सेस मनी है, मतलब ज़्यादा पैसा है जो मार्केट में लोगों के पास आया हुआ है, उसे क्या करेगा, उसे अपने पास रख लेगा। लाइक अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी और उसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो बेचेगा, लाइक 1000 रुपये, 500 रुपये। तो मार्केट में जो पैसा है, एक्सेस मनी है, वो RBI के पास आ गई। अब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड बढ़ी हुई है, जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लाइक अपनी जितने भी चीजें वो बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उनके जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। तो महंगाई जो पीक पर थी, जो बढ़ रही थी, वो डाउन हो गई। ओके, तो सेम यही चीज ये बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर उसने खेल क्या किया है आपके साथ, उसने बोला है कि उसने वर्ल्ड वाइड ये चीज बता दी है, ठीक है, जब वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक को लेकर, जैसे मान के चलो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो RBI है, किसी और कंट्री का कोई और होगा, तो सेम यही चीज है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है कि सेंट्रल बैंक की बात की जा रही है कि ऐसी ऐसी चीजें बोल दी हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा घुमा फिरा के बोला है ये स्टेटमेंट, सीधे सीधे नहीं बोली है कि महंगाई बढ़ रही है तो हम लोग अ, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बेचना स्टार्ट कर देंगे, या मार्केट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है उसे हम चूसना शुरू कर देंगे, अपने पास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि जो जो राइजिंग प्राइसेज है, जो कंज्यूमर्स के प्राइसेज है, उन्होंने जो प्राइस बढ़ाए हुए हैं जिसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसे हम काउंटर कर पाएंगे, मतलब काउंटर कर पाएंगे उससे, ठीक है। लोगों के पास पैसा नहीं है
तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये तो आपने इकोनॉमी में पढ़ा भी हुआ होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसी वजह से ये चीज हो रही है। ओके, क्योंकि और ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट वन को। ओके, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद है स्टेटमेंट वन, क्या बोल रहे हैं कि कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कार्बन मार्केट्स के अंदर क्या चीजें की जाती हैं कि जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, लाइक कोई भी कार्बन इंडस्ट्रीज है, आपने देखा होगा कि एक कार्बन टैक्स लगता है। ओके, और फिर कार्बन ट्रेडिंग जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब CO2 मार्केट उसमें बढ़ रही है एनवायरनमेंट में, तो उसे फेज आउट करने के लिए, उसे कम करने के लिए, जिससे क्लाइमेट चेंज हमारा इफेक्ट ना हो, क्लाइमेट में कोई ज़्यादा हीटअप ना हो, तो उसमें हेल्प करेगा ये कार्बन मार्केट जो है। ठीक है, क्योंकि जो हम एमिशन कर रहे हैं तो उसको रोकना, कट डाउन करना, रोकना। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रही है कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज, जो उनके रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं जो कार्बन एमिशन जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रही स्टेटमेंट वन को, तो आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन को लेकर बात जो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि महंगाई, तो ये क्या करेगा, ये इसमें देखो मैं ऑप्शन आंसर बताता हूँ, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो क्या की जाती है, सेल की जाती है और परचेज की जाती है। अब सेम चीज यहीं पर है, मार्क चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगा, बेच देगा। बेचेगा तो मार्केट से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में पैसा नहीं, तो वैल्यू जो है गुड्स की या कंज्यूमर प्राइसेस जो है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। सेम ऐसे ही मान चलो मार्केट में मंदी है। ठीक है, तो मंदी आ गई, मंदी का मतलब क्या है, पैसा ही नहीं है किसी के पास, तो वो क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन्हें परचेज करेगा, जो उसने पहले बेची थी। तो अपने पास से पैसा रिलीज हुआ RBI के पास से, तो पैसा मार्केट में गया, और जिससे जो मंदी आई हुई थी वो अब कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास पैसा आ जाएगा और जो प्राइसेज हैं वो धीरे धीरे अप होना स्टार्ट कर देंगे। तो यही चीज ये स्टेलाइजेशन वाली कंडीशन है कि मान चलो मार्केट में पैसा छोड़ दिया और महंगाई बढ़ गई, तो सेम यही चीज है। ठीक है, तो कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट। अच्छा, हम लोग जब भी मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, दो मार्केट हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। अच्छा, जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लाइक लाइक अगर मैं बात करूँ 1 ईयर से अब। ठीक है, और जो मनी मनी मार्केट होती है वो होती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 1 साल से लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और ये लेस देन 1 ईयर। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट के होते हैं, कुछ मनी मार्केट्स के होते हैं जिसके ऊपर काम करना होता है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो विच अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। अब कैपिटल मार्केट से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। अच्छा, बॉन्ड्स जो होते हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, तो ये तो ठीक है कि बॉन्ड वाले को मान चलो, बॉन्ड और शेयर में कुछ चीजें होती हैं कि स्टॉक्स के अंदर जो शेयर्स वगैरह आप लोग खरीदते हो, और बॉन्ड्स में कुछ चीजें हैं। बॉन्ड्स में अगर मान चलो कोई दिवालिया निकल जाए उस कंपनी का, तो सबसे पहले हकदार आप हो अगर आपके पास बॉन्ड्स है तो। ठीक है, बॉन्ड्स का मतलब है कि आपने उनको कर्जा दिया एक तरह से, और शेयर का मतलब है कि आप उसकी कंपनी में क्या हो, एज ए पार्टनर हो। तो पार्टनर है तो सबसे पहले जो जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है उसको आपको पे करना पड़ेगा ना। अगर मान चलो मैंने उस कंपनी का कंपनी ए है, इसका एक तो हो गया बॉन्ड और एक हो गया शेयर, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक इंसान ने तो ये शेयर लिया और एक ने लिया बॉन्ड। अब मान चलो ये जो कंपनी ए है ये क्या होगी, दिवालिया हो गई, खत्म हो गई भाई, डिफॉल्ट हो गई। ठीक है, तो जो शेयर वाला है, तो शेयर वाले को तो बाद में सारी चीजें मिलेंगी, ये जो बॉन्ड वाले हैं ना इनको सबसे पहले मिलेगा।
इनको क्या है, इनको तो इनका पैसा मिलेगा जो उन्होंने दिया है, प्लस में इनको इनका इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, जितना पैसा इन्होंने दिया है उनका प्लस उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये जो शेयर वाला है, जिसके पास शेयर है उस कंपनी का, ठीक है, ये क्या है, ये सबसे लास्ट में आएंगे। मान चलो जब इन्होंने सबका पैसा वगैरह चुका दिया, फिर आती है इनकी हिस्सेदारी की बात। अब चलो थोड़ी कंपनी ए में सिर्फ एक ही बंदा है, मान चलो मैं 10 हिस्सेदार मान लेता हूँ कि 10 लोगों के पास शेयर है, इन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके फिर ये कंपनी खोली है। तो जब सब लोगों को दे दिया जाएगा तब इन 10 की बारी आएगी कि चलो अब आपस में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये हकदार होंगे, बॉन्ड्स वाले सबसे फर्स्ट में होंगे। तो ये चीज याद रखनी है। तो फर्स्ट तो ठीक है कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, उसके बाद है कॉल मनी और ट्रेजरी बिल मार्केट्स। अब देखो, ये जो कॉल मनी और ट्रेजरी बिल मार्केट्स है, ये हमारे मनी मार्केट का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा कि कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है, तो कॉल मनी लेस देन आई थिंक 1 डे। ठीक है, तो 1 डे इतने का ही इसमें होता है जो भी ऑपरेशंस किया जाता है, मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं कॉल मनी में। नोटिस मनी में उसमें ज़्यादा दिन होता है, लाइक 2 से 14 दिन या 14 दिन से थोड़ा ऊपर, 15 दिन। ठीक है, ट्रेजेबल टी बिल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो टी बिल्स में उसमें कुछ कैटेगराइज है, जैसे 90 दिन, 90 दिन का, 180 दिन का, ठीक है, उस तरीके से। तो ये दो तो हो गए नहीं, दो और तीन। उसके बाद है स्टॉक मार्केट। भाई स्टॉक मार्केट दो ओनली, टू स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, जो हमारे कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि कैसे कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब मैं साथ के साथ आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्डिंग। ओके, अब देखो स्मॉल फार्मर से लार्ज फील्डिंग का सीधा सा एक अपना फंडा है। ये देखो, फार्मर्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं। मान के चलो मैं एक गांव में रहता हूँ, ओके, यहाँ पे खूब अच्छी बड़ी, ये क्या है, ये जमीन है। और बट ये जमीन जो है, ये इस तरीके से लगा लो, ये कम से कम मैं टोटल मान रहा हूँ कि ये 20 फार्मर्स में, छोटे छोटे फार्मर्स में बटी हुई है। ठीक है, किसी के पास इतनी है, किसी के पास इतनी जमीन है, किसी के पास इतनी जमीन है। अब ये क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, हम लोग सभी एक साथ हो जाते हैं और अपना सबका एक हिस्सा इतना बड़ा पूरा हो जाएगा, और सब उस पर मिलकर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, काम भी अच्छे से हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये क्या है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। फार्मर्स तो यहाँ पर छोटे छोटे हैं, बट उन्होंने अपनी जो फील्ड है उनको आपस में मिला के, जितने भी उनके खेत वगैरह हैं, छोटे छोटे जो खेत हैं, जमीन वगैरह, तो उसको मिलाकर एक बड़ी लैंड क्रिएट कर ली है। ओके, उस पर वो खेती करके अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो सेम चीज यही है। तो देखो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो मैनी मार्जिनल फार्मर, जो छोटे छोटे जो सीमांत किसान होते हैं, इन एन एरिया ऑर्गेनाइज करते हैं देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स। तो एक जो ग्रुप बन गया 20 लोगों का, ओके, सिंक्रोनाइज करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो भी ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं एग्रीकल्चर में, कोई फसल बोनी है या कुछ और चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें ये आपस में मिलकर करेंगे। वो कहते हैं ना, एक से दो वाले, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी की बात जो हम करते हैं, जिसके ऊपर किसान, आपने देखा हो प्रोटेस्ट वगैरह भी चला है कि एमएसपी को लीगल कर दी जाए, हमें बता दो। ठीक है, उस तरीके से फॉर नाइजर सीड्स। अच्छा, ये नाइजर सीड्स टाइप कुछ होता है, ओके, जो ट्राइब्स वगैरह इनका यूज करती हैं सीड्स का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड, तो एमएसपी, ये जो नाइजर सीड्स है इनके ऊपर एमएसपी प्रोवाइड करती है। देखो ये एक अटपटा सा वर्ड है, ट्राइब्स वगैरह जो होती हैं वो इन सीड्स का यूज करती हैं, जो जनजातियां वगैरह होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये मैच द फॉलोइंग में करते कि नाइजर सीड्स। तो ये वर्ड्स कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है कि नाइजर सीड्स जैसी कुछ चीजें भी होती हैं जो एमएसपी के अंदर काउंट होती हैं। नाइजर कल्टीवेटेड, इसके बारे में एक और चीज देख लो, ये खरीफ क्रॉप है। अब आपने देखा होगा कि खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप खरीफ से लगा लो आप, थोड़ा सा निमोनिक बना के कि खरीफ से खराब, तो चीजें क्या खराब हो जाती हैं गर्मियों में। ठीक है, तो गर्मियों के सीजन में ये बोई जाती है। ठीक है, और कुछ ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं इन इंडिया यूज नाइजर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए इनका यूज किया जाता है, इनसे ऑयल निकाल के। तो ये चीज सही है। तो खरीफ क्रॉप्स अगर देखा जाए तो खरीफ क्रॉप की 14 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट के हिसाब से ये पूछ सकता है कि एमएसपी की 20 फसल या फिर कुछ तरीके से जो हमारी एमएसपी के अंदर काउंट की जाती है। तो ये क्या है, 14 है, आपको पता होना चाहिए 14 है।
तो ये तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। ठीक है, तो ये 14 स्टेटमेंट ये हो गई, 14 खरीफ क्रॉप्स हो गई जो एमएसपी के अंडर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। ओके, अच्छा, हम लोग बात करते हैं दो चीज, हम लोग बहुत बार यूनेस्को की साइट्स वगैरह देखते हैं कि ये टेंजिबल साइट है, ये इंटेंजिबल साइट है। फिर हम कुछ गुड्स के बारे में बात करते हैं कि ये टेंजिबल गुड्स है, ये इंटेंजिबल गुड्स हैं। तो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल होता क्या है? ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त और अमूर्त। ठीक है, ये टेंजिबल मूर्त है और ये इंटेंजिबल अमूर्त है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर कुछ चीजें दी जा रही हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। देखो, टेंजिबल जो होगा वो होगा कि जिसे हम छू सकते हैं, लाइक जिसकी एक फिजिकल प्रेजेंस होगी, फिजिकल प्रेजेंस होगी जिसकी हम आंखों से देख भी रहे हैं, छू भी सकते हैं। लाइक मैं बात करूँ चेयर टाइप, चेयर, बाइसिकल, स्कूटर। ओके, उसके बाद अगर इंटेंजिबल गुड्स की बात की जाए, वो होते हैं जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, डिजिटली प्रेजेंट होंगे, या फिर हम लोग उसे देख देख तो सकते हैं बट उसे छू नहीं सकते, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंस नहीं होती वो। अब यहाँ पर कौन सी चीजें हैं जो इंटेंजिबल हम लोग बोल सकते हैं, जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा? देखो, पहले एलिमिनेट करते हैं इन्वेंट्री। अब देखो, इन्वेंट्री में यार सामान वगैरह वो तो हम छू सकते हैं बड़े आराम से, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑल फोर तो आएगी नहीं। उसके बाद ब्रांड, किसी कंपनी का ब्रांड है तो क्या वो टेंजिबल है इंटेंजिबल? तो भाई इंटेंजिबल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, लाइक कोई चीज है, किसी ने कोई रिसर्च वगैरह की तो उसके ऊपर भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर मिलेगा उसको। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स में मेल वगैरह है, क्या उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस है? नहीं। क्या हमें वो दिख तो रही है बट क्या छू सकते हैं? नहीं। तो ओनली 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगी और इन्वेंट्री इसमें नहीं आएगी। ओके, उसके बाद एक चीज और है कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट जो होती है उनकी नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट। देखो, फॉर द हॉरिजॉन्टल, देखो हम जब 15 फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो ये तो ठीक है जो हो गया। अब 16 में इसके हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया, नाम भी सुना होगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया है। तो इनको लेकर एक चीज है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन ने, अच्छा, फाइनेंस कमीशन की मैंने एक बात बोली कि फाइनेंस कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन जो होती है, क्या वो बाइंडिंग है? तो बाइंडिंग तो नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, बट नॉर्मली होता है ऐसा है कि जो भी ये रिकमेंडेशन देते हैं उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, रिजेक्ट नहीं होती वो। उसके बाद एक चीज और है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का जो डिवीजन है वो करते हैं कि सेंटर जो है स्टेट को कितना टैक्स पे करेगा, कितना, लाइक जो जहाँ से भी उन्होंने पैसा कमाया है सेंटर ने, तो उसमें से कितना पैसा वो स्टेट को देगा। ठीक, अलग अलग तरीके से टैक्स लगा के या जैसे भी। ठीक है, तो सेंटर स्टेट को जो ग्रांट दी जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि मान के चलो एक तो स्टेट ऐसा है कि लाइक अब देखो ये स्टेट है, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है। ओके, ये दिल्ली है इधर और ये हरियाणा इससे टच है। ठीक है, तो ये दिल्ली एनसीआर से टच है। तो क्या है, इसको ज्यादा ग्रांट्स देने की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं। कुछ एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि मान चलो 42% या 41%, इसमें से भी कितना परसेंटेज किस स्टेट को ज्यादा दिया जाएगा। तो उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन है, लाइक वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, वहाँ का जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, हिली एरियाज टाइप। ठीक है, अदर कंट्रीज, अदर जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके साथ बॉर्डर शेयर कैसा है। ओके, वहाँ की जो इनकम इनकम डिस्टेंस, लाइक गरीब ज़्यादा है या पर जो नॉर्मली जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है उस स्टेट के लोगों की। ओके, और उसका पॉपुलेशन कितनी है, पिछड़ी हुई लोग तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहीं पर यही चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल जो टैक्स डिवोल्यूशन है जो 15 फाइनेंस कमीशन ने किया, तो उसमें कौन कौन से इसमें से क्राइटेरिया शामिल है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, फॉरेस्ट्री इकोलॉजी की बात है। ठीक है, वहाँ पर कैसा है, टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स की बात है कि वहाँ पर अगर मान चलो वो स्टेट जो खुद टैक्स लगा रही है उससे उनको कितना इनकम हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि स्टेट्स के भी कुछ अपने एरिया है ना जिन पर वो टैक्स लगा सकती है। तो ये तीन चीज इसमें शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करूं तो इसमें हम बात करते हैं एरिया की।
एरिया कैसा है, प्लस हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकम डिस्टेंस की, इनकम डिस्टेंस लाइक पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस तरीके से। तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन है, जिनको जब टैक्स डिवाइड किया जाता है लाइक सेंटर से स्टेट को जो पैसा दिया जाता है, तो उसको देते टाइम कौन कौन से पैरामीटर्स अपने को ध्यान रखने हैं कि एक स्टेट तो ऐसा है जिसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उसका एरिया भी अच्छा ठीक ठाक है, पॉपुलेशन ठीक है, इनकम डिस्टेंस नहीं है, ओके, फॉरेस्ट इकोलॉजी सब चीज़ में वो परफेक्ट कर रहा है, तो इसको दिया जाएगा कम। और एक स्टेट ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें ही खराब हो गई हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि अपनी ये जो चीज़ें हैं उनको सुधार सके, उसमें रिफॉर्म कर सके, ओके। तो ये हो गई। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ओके। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं अब देखो ये तो भाई एक करंट का ही क्वेश्चन था उस टाइम जो आया हुआ था, कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशंस में इनिशिएटिव फैक्टर्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें लाइक रैपिड ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम इसमें शामिल नहीं होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तीन इसमें शामिल होंगी, ओके। अब उसके बाद कुछ यहाँ पॉलिटिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज़ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है, वो बात करें इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनली ओरिजिन है ये, देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए, ठीक है। यहाँ से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया था इन मेनका गांधी केस, इन मेनका गांधी केस 1978, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इससे पहले चीजें जो हो रही थी वो प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ के थ्रू हो रही थी, कि पार्लियामेंट ने अगर मान चलो किसी की लाइबिलिटी वगैरह जो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हम लोग, कुछ आर्टिकल्स बेसिक इसको छोड़कर, ठीक है। तो वो चीज इसमें दी हुई है। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मेन मोटिव क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके, ताकि जो नेचुरल जस्टिस मिल सके लोगों को। मेन चीज ये है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो भूल जाते हैं कि ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। मेन इसका मतलब है नेचुरल जस्टिस हमें पूरी तरह से नया होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव हो गया, ठीक है। और ये आया कहाँ से था, मेनका गांधी केस से 1978, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि डिग्निफाइड लाइफ जीने का। और ये मेनका गांधी केस रिलेटेड किससे, आर्टिकल 21 से, यही पता होना चाहिए, जिसमें हम डिग्निफाइड लाइफ की बात की जा रही है, जिसमें अगर हिंदी में बताऊं तो जीवन जीने का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने से, ना कि पशुपत जीवन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, क्या बोलती है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाई, जो प्रिजन्स है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो बता दिया कि ये एक स्टेटमेंट बना के दे दी, बट हो सकता है आगे वो किसी और एग्जाम में ये बोल दे कि यहाँ लिस्ट दे दी, और यहाँ ये लिस्ट दी, और ये शेड्यूल्स वगैरह किस शेड्यूल से लाइक किसका पार्ट है, किस लिस्ट का पार्ट है, ये सब्जेक्ट दे दिया, तो यहाँ पर बोलेगा प्रिजन्स, प्रिजन जो है वो किसका पार्ट है, लाइक यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट, या फिर कंकरेंट लिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी मैनेज वगैरह करना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें जो प्रिजन है, जेल वगैरह है, तो उनका क्या है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, ओके। और एनएचआरसी वाले जो आते हैं ना जेल वगैरह का जो दौरा वगैरह करने के लिए, तो वो भी परमिशन लेके जब आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लाइक कोई मेंटल्स वगैरह लोग हो रह रहे हैं, तो उनके लिए अगर किसी ने कंप्लेंट वगैरह की है कि वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, तब वो बिना परमिशन के आ सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो पूछ सकते हैं वो लोग कि परमिशन जरूरी है या नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, प्रिजन एक्ट 1894 से मैनेज है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद की बात करते हैं, वो करता क्या है, क्या करता है, पावर को लिमिट करता है गवर्नमेंट की, कि भाई उसके पास एक्सेस पावर नहीं है। ऐसा नहीं, अब एक्सेस पावर हो जाएगी तो भाई वो फिर जो लाइक जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, जो उत्तर कोरिया है, वहां पर क्या है, तो एक्सेस पावर है भाई, ना तो वो दूसरे लोगों को समझता है ना कुछ। तो जो लोगों के राइट्स हैं लाइक आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 19 है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उन्हीं का वोलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट्स क्या करेगा, एक्सेस पावर, एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर का यूज करने लगेगा, ऑथोरिटेटिव स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका होगा सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है
कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights। अच्छा ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अच्छा देखो, फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत बार डिबेट होती रहती है। लाइक अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स वर्सेज डीपीएसपी, कि डीपीएसपी ज़्यादा बड़े हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, इसको लेकर भी फिर बोल दिया कि यार डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो की गई है वो किस में है। अब देखो स्टार्टिंग ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने क्या किया था, ये इसको ड्रॉ कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। इसमें एक चीज है कि 42 में और 14 से तो है नहीं इसका लिंक कुछ भी, 86 से भी नहीं है, क्योंकि 86 जो 2002 में हुआ था राइट टू एजुकेशन वाला, ठीक है, आर्टिकल 21 ए जिसकी बात की जा रही है, ओके। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट बचा, तो फर्स्ट अमेंडमेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसमें उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद लाइक 15 मंथ या 16 मंथ जो भी है, 1.5 साल या 2 साल बाद, तो उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो गई थी कि जो आर्टिकल 19 है, जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीक है, तो 19(1) इसको लेकर इंटरप्रिटेशन बात हो रही थी कि ये जो चीजें जो दी गई हैं वो एक्सेस है, उस पर कुछ लिमिट्स लेकर आओ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ है, अगर अब ये नहीं किया जाता तो ये डिसमिस नहीं, ऐसे तो डिसमिस कर दिया, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की जा रही। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो जो था कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, ठीक है, तो क्या हो सकती है भाई बताओ। इसमें से हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये तो मैंने आपको बताया भी था जब हम पीटी 365 कर रहे थे, तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड का आर्टिकल 338 बी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, पैदा नहीं किया, एक्ट से बनी है 1993। उसके बाद नेशनल लॉ कमीशन, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। उसके बाद जो नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ये क्या है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अच्छा क्वाजी जुडिशियल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका जो देखो वर्क जो है वो तो जुडिशरी के जैसा है, बट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, लाइक इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, उसमें बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है। इस वजह से मतलब अब दो चीजों से ये अपना काम कर रही है, बन तो रही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं लाइक आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, बट इसका वर्क जुडिशरी के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। किसी को जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना, जो कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते हैं कि यार ये इस प्रॉपर सामान को लेकर दाम इतने बढ़ गए या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं, ठीक है, वो है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ये कुछ स्टेटमेंट को इलेक्शंस को लेकर, अब देखो भाई पहले भी इस चीज से लेकर क्वेश्चन आ चुका है, और 2023 में पूछ लिया, 2024 में पूछा है, इससे पहले अगर हम और पीछे का पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा ये, तो भाई याद करना है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट है कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। अच्छा एक चीज है कि नल एंड वॉइड की बात जो की जा रही है, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, आर्टिकल 71 की जब बात करते हैं, तो अगर मान चलो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन से अगर नल एंड वॉइड घोषित कर दी जाए, और करेगा कौन, अच्छा इनके इलेक्शंस को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो उस पर पूरा का पूरा हक किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। वो अपने डिसीजन जो देगा सारी चीजें वो करेगा, ना कि कोई और। हो सकता है वो ये स्टेटमेंट बना दे कि इलेक्शन कमीशन करेगा, नहीं, ये कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अब बात की जा रही है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड घोषित कर जाए कि ये खराब हो गया है, अब मान चलो इन्हें काम करते करते 1 साल हो गया, तो इस 1 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने जो भी काम किया है क्या वो खत्म हो जाएगा, तो नहीं, वो वैलिड रहेगा भाई। तो सेम स्टेटमेंट वही फर्स्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वर्ल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
ऑल एक्ट डन बाई हिम या हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। तो वो क्या होगा, वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाएंगे। तो ये तो गलत है। मैंने बताया आपको कि वो वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट की पोस्ट इलेक्शन जो हुआ इंडिया, कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अच्छा कुछ, अब देखो आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। ओके। ठीक है, स्टेट्स की हैव बीन डिजॉल्व, वो डिजॉल्व हो गई है। मान चलो इस टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो लोग लाइक विधानसभा जो है वो क्या हो गई, वो डिजॉल्व हो गई है। ठीक है। तो नई विधानसभा बनने में टाइम लगेगा, तो डिजॉल्व हो गई। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो जो जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनमें से दो स्टेट्स कम। और ये बोल रहा है कि अगर वो डिजॉल्व हो गई है तो इलेक्शंस जो होंगे येट टू टेक प्लेस, तो इलेक्शंस क्या होगा, तो जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के उन्हें पोस्टपोन किया जा सकता है। कि मान चलो ये अगर आज आज डेट है 19, तो 19 को इलेक्शन है और इस टाइम पर दो स्टेट्स हैं इनकी जो विधानसभा वो डिजॉल्व हो गई। तो एक काम करते हैं, ये 19 से इसे अभी 6 महीने बाद ये इलेक्शन कर देते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट सेकंड बोल रही है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, तो नहीं। भले ही ये दो स्टेट हो, चाहे चार स्टेट हो, चाहे ये 6 स्टेट हो, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो क्या होंगे, पोस्टपोन नहीं होंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड में गलत होती है। देखो याद रखना है, हो सकता है वो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम बोल रहा है, वो हो सकता है एक आ, वो एक फैक्ट्स डाल दे कि वैसे तो है नहीं, बट अगर दो से ज्यादा, ये बोलेगा कि स्टेटमेंट में कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसे पोस्टपोन किया जा सकता है अगर कुछ विधानसभा जो है स्टेट्स की वो डिजॉल्व हो गई है। फिर ये तो स्टेटमेंट ये होगी। इसके बाद वो बोलेगा कि कुछ विधानसभा लाइक अगर दो से कम विधानसभा है या पांच से कम विधानसभा है वो अगर डिजॉल्व हो गई है तो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, बट पांच से ज्यादा अगर हो गई है तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि दो होगी, पांच होगी, छह होगी। उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि अगर कोई विधानसभा वो डिजॉल्व हो गई है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, वह बिल, कोई बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही या सी हैज टू डिक्लेयर हिज एसेंट। अच्छा देखो, एक बिल है, कोई भी बिल ले लो, तो वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट अपने पास क्या कर सकते हैं, उसे एसेंट दे सकते हैं, एब्सोल्यूट कर सकते हैं, पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं। ठीक है। लाइक रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। ओके। एब्सोल्यूट हो गया कि वो खत्म कर दिया, एसेंट अपना एसेंट दे दिया। ठीक है। और पॉकेट वीटो अपनी जेब में रख लिया, और एक हो गया रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अब मान चलो ये बिल, कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया, तो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर ये टाइम बाउंड मैनर में है प्रेसिडेंट अपना एसेंट देने के लिए कि नहीं। जैसे ही ये बिल मान चलो 19 तारीख को गया है आज, ओके, तो आज से लाइक 2 वीक्स या 1 मंथ या फिर 2 मंथ, ऐसा कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम के बीच में अपना एसेंट दे देना है कि आपने उसे एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, या पॉकेट वीटो का यूज किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई ऐसी कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है। तो याद रखना है, वो 2 मंथ, 1 मंथ, इस तरीके से वो फैक्ट्स में आपको फंसाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, तो डी होगा इसका आंसर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल। अब देखो उस टाइम पीरियड में भी भाई बजट पेश हुआ आया था, इस बार भी बजट है, तो 2 साल से लगातार क्वेश्चन भी आया हुआ है किससे, बिल से, फाइनेंस बिल, मनी बिल। ओके। तो देखो फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, ओके, इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनी बिल और फाइनेंस बिल, अच्छा देखो, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि ऑल मनी बिल इज फाइनेंस बिल, बट नॉट ऑल फाइनेंस बिल इज मनी बिल। सीधा मतलब ये है कि जो भी जितने फाइनेंस बिल हैं वो मनी बिल काउंट नहीं किए जाएंगे। कुछ होंगे जो मनी बिल काउंट किए जाएंगे, बट जितने मनी बिल होंगे वो फाइनेंस बिल की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ओके। तो जब हम आर्टिकल 117 की बात करते हैं उसमें है फाइनेंस बिल। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फर्स्ट है कि व्हेन
द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, ओके, राज्यसभा के पास भेजेगी, तो इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। देखो अमेंड तो अमेंड करने के लिए तो बोल सकती है कि यार हमने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि इसमें ये चीजें आपको सॉर्ट आउट करनी है, यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड है कि व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा, ओके, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। देखो ये जो मैंने बताया था कि रिकमेंड कर सकती है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। वो ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है। और वो रिकमेंडेशन लोकसभा के लिए मानना कोई बाइंडिंग नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा उसे मानेगी ही मानेगी, वो मना भी कर सकती है। ओके, उसके बाद थर्ड है, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग ऑफ मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। अब देखो, अब आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा मनी बिल और फाइनेंस बिल में। देखो फाइनेंस बिल तीन टाइप के होते हैं। फाइनेंस बिल के अंदर है एक तो मनी बिल होगा, ये फाइनेंस बिल का ही पार्ट है। उसके बाद आता है टाइप वन बिल, और उसके बाद आता है टाइप टू बिल। ठीक है, ये टाइप वन टाइप टू बिल जो है ये लाइक है तो मनी बिल, बट ये लाइक एनवायरमेंट की उसको ऊपर कुछ पैसे से रिलेटेड हो सकता है, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेकर हो सकता है, लाइक हेल्थ सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर या फिर कुछ और चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर हो सकते हैं। ओके, और इनके बारे में ये चीज हो रहा है कि ये जो टाइप वन और टाइप टू बिल है, इसमें राज्यसभा के अंदर क्या किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर इनके ऊपर बातचीत भी की जाएगी, इसे राज्यसभा में पेश भी किया जा सकता है, राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकती है। ठीक है, और रिजेक्ट भी कर सकती है। ये टाइप वन टाइप टू बिल जो होंगे, मनी बिल पर ऐसा कोई चीज नहीं है, सिर्फ टाइप वन और टाइप टू पर है। ओके, और टाइप टू और टाइप वन बिल जो होंगे उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग भी हो सकती है भाई, जबकि मनी बिल पर नो ज्वाइंट सिटिंग। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो ओनली दो स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होंगे। ठीक है, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल गया। तो और सेम ऐसे जॉइंट सिटिंग मैंने एक चीज तो बताई कि मनी बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ठीक है, स्टेट्स के मैटर पर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई आपकी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, ये यहाँ के यहाँ कुछ और पूछ दिया, आगे कुछ और पूछ सकता है। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग अगर किसी चीज को लेकर हो रही है ना, किसी बिल को लेकर, तो जिस बिल पर डिसएग्रीमेंट हुआ है दोनों हाउसेज में, लाइक लोकसभा ने तो पूरा पास कर दिया बट राज्यसभा में पास नहीं किया है उस बिल को लेकर, लाइक मनी बिल से अलग, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से अलग। ठीक है, अलग बिल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिस पोर्शन पर मान चलो इसमें एनेक्सर दिए हुए हैं, लाइक 5 एनेक्सर है इस बिल में। ठीक है, तो लोकसभा ने तो पूरा पूरा पास कर दिया, बट इसका जो थर्ड एनेक्सर है उसके ऊपर राज्यसभा को कुछ डाउट है, इसलिए उसने अपना एसेंट जो है रोक के रखा हुआ है। उसके बीच में हुई ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में इस पूरे के पूरे बिल पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ जिस पर डिसएग्रीमेंट है उसी पोर्शन पर क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, हो सकता है कि पूरे बिल पर और उस पर पूछ ले। नेक्स्ट है कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। अच्छा देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है कम्युनिटी रिजर्व और एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये है क्या, एज ए बफर स्टॉक काम करते हैं, एज ए बफर। लाइक अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ ये हमारा एक नेशनल पार्क है। ठीक है, ये हो गया। सेम ऐसे ही एक नेशनल पार्क यहाँ है, ये नेशनल पार्क वन है, ये नेशनल पार्क टू है। इसके बीच के टाइम, इसके बीच में बहुत सारी जगह है, ये मतलब डिफरेंस है काफी ज्यादा। तो इसमें क्या है कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में कुछ बफर्स बना देंगे। ठीक है, इसे हम, तो इस तरह से ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, और ये कम्युनिटी रिजर्व है। मेन चीज ये है कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसे गवर्नमेंट क्या करती है, सारी जो देखभाल वगैरह सारा काम जितना भी होगा वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। कम्युनिटी रिजर्व के अंदर कम्युनिटी से नाम है कि कुछ लोग होते हैं, लोगों का समूह, लाइक गांव हो गया, एक गांव जो होता है उनके लोगों के पास ये पूरा पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है एज ए बफर, ठीक है, दो नेशनल पार्क के बीच, तो उनका जितना भी रख रखाव होगा या फिर जो भी चीजें होगी, साफ सफाई जो भी है, वो सारी चीजें, प्रोटेक्शन वगैरह वो सब किसके अंदर में आएगा, इस ये जो कम्युनिटी है इसके अंडर में आएगा, वो करेगी। तो
डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व क्या होगा कि जो सरासरा प्रोटेक्शन है जो भी वर्क अंडर गवर्नमेंट एंड इन कम्युनिटी रिजर्व वर्क अंडर कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है वहां पर आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको लेकर बात की जा रही है कि मान चलो ये कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया हम लोगों ने, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, ठीक है। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो इसे ऐड किया जाता है, ठीक है, तो ये तो सही है। सेकंड, हंटिंग इज नॉट अलाउड, तो हंटिंग तो होगी नहीं भाई, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ये नेशनल पार्क कुछ जानवर वगैरह यहाँ पर आ सकते हैं घूमते फिरते हुए उस तरीके से, तो ये सही है, हंटिंग वगैरह नहीं होगी। उसके बाद पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। नॉन टिम्बर के अलावा जैसे लाइक ये पेड़ है, ठीक है, तो इसके कुछ पत्ते वगैरह नीचे गिर गए तो पत्ते वगैरह कलेक्ट कर लिए। ऐसा नहीं है कि ये टहनी वगैरह काट दी, पेड़ वगैरह काट दी, तो वो अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं, जब पेड़ के नीचे या फिर इधर उधर थोड़ा एरिया खुला हुआ है तो यहाँ पर हमने कोई फसल बो दी, तो ऐसी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की जाएंगी। देखो फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रही है कि पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, बाकी ये तीन स्टेटमेंट जो है सो सही है, तो ओनली थ्री। उसके बाद है नेक्स्ट कि विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया, ओके, शेड्यूल्ड एरिया सिक्स शेड्यूल, ठीक है, सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल। तो इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो शेड्यूल एरिया में बात की जा रही है कि विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो लाइक कोई ट्राइब है उसे घोषित किया जाएगा कि ये हमारी शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल एरिया है, ये एरिया जो है शेड्यूल एरिया है। देखो, घोषित तो कर दिया प्रेसिडेंट ने, ठीक है, बट उसे उसमें लिस्ट में ऐड कौन करेगा, वो पार्लियामेंट के थ्रू होगी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। घोषित करेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे वो प्रेसिडेंट, बट उसे ऐड करने का काम किसका है, वो पार्लियामेंट का है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड है लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज, तो ये ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाईएस्ट पर है और जो विलेज है वो लो पर है, जैसे हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं लाइक जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है, ठीक है, और लोअर पर जो है ग्राम पंचायत वगैरह, पंचायत, ठीक है, सरपंच पंच वगैरह वो होते हैं लोअर पर, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड है चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, अरे भाई ये तो पहले ही गलत हो गया, मैंने आपको बताया था ये जो लास्ट वीडियो में आप लोग देखोगे कि जो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मैनेजमेंट को लेकर उस एरिया के, तो ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट है, एक रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held in some judgment that the reservation policies make made under आर्टिकल 16(4), अच्छा 16(4) जो है जो पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 355 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ठीक है कि 335 जो है ये एफिशिएंसी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की बात की जा रही है, बट इसमें ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, भाई ये डिफाइन नहीं करता है एफिशिएंसी को, ठीक है, ये डिफाइन नहीं करेगा एफिशिएंसी बिल्कुल भी, ओके, तो ये चीज आपकी गलत है कि ये एफिशिएंसी को डिफाइन करता है, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करेगा, ये मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है उसे कंसिडर कर सकता है कि लाइक कुछ एरियाज हैं, कुछ इसमें जॉब्स वगैरह में एससी और एसटी जो है उनको भी जॉब्स वगैरह मिले, ठीक है, वो कंसिडर कर सकते हैं जॉब्स के अंदर, वो चीज है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स धान्य घटक, ओके, तो भाई धान्य घटक की बात हुई, ठीक है, ये क्या है, विच फ्लोरिस्ड एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासांगी, अच्छा जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो उसमें सत्विर और महासांगिक होती है, ठीक है, जो सत्विर है वो हीनयान से और जो महासांगिक है वो महायान से रिलेटेड है, ओके। अब देखो यहाँ पे धान्य घटक,
अब धान्य घटक के ऊपर बात की जा रही है कि जो धान्य घटक है अमरावती, देखो मेनली ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब इससे बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि अमरावती प्लस धरनी कोटा, जो धरनी कोटा है, ये पहले धान्य कोटा नाम नहीं था, तो इन दोनों को मिलाकर नाम बना क्या, धान्य घटक। जो क्या थी, ये सातवाहन जो थे उनकी क्या थी, कैपिटल थी। ओके, कैपिटल ऑफ लेटर सातवाहन। ओके, अब इनके बारे में एक चीज और है कि ये जो धरनी कोटा और अमरावती है कि ये बर्थ प्लेस ऑफ है, कि ये बर्थ प्लेस है प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा एंड प्रीचिंग साइट ऑफ बुद्धा। प्रीचिंग साइट लाइक उन्होंने कोई उपदेश वगैरह दिया होगा यहाँ पर कभी, तो उसको लेकर बात की जा रही है। ठीक है, तो महासंघ का और फिर कुछ बात कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलर थे वो थे साउथ इंडिया में। आपने देखा होगा कि जब हम हीनयान और महायान के बारे में बात करते हैं तो हीनयान के सबसेक्ट्स के अंदर आते हैं तो सरस्वतीवादीन। ओके, तो ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में फेमस थे। ओके, जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे इसकी। ओके, तो हीनयान और महायान का ही पार्ट है। ठीक है, ये महासंघ जो है ये साउथ इंडिया में, और जो हीनयान वाले हैं वो क्या है, नॉर्थ इंडिया में। ओके, तो ये आंध्रा से है रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कौन कुछ स्टेटमेंट है लाइक कंसेप्ट ऑफ सतूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। तो जो सतूप वाला जो कंसेप्ट है क्या वो सिर्फ बुद्धिज्म में ही है? लाइक अगर फर्स्ट बार अगर मैं सुना है तो वो बुद्धिज्म से ही सुना है कि बुद्धिज्म से ही इसका ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा स्टूडेंट बोल रही, तो ये गलत है। क्यों गलत है वो मैं बताऊंगा। सतुपवाद जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, तो ये ठीक है। सतुपवाद ए वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट आपकी सही है। अब देखो ये ओरिजिन ऐसा नहीं है, ओरिजिन है ऋग्वेद में, हम लोगों को इसके बारे में मिलता है। ऋग्वेद में जो एक देवता है वरुण, तो उनके बारे में बोली जा रही है कि उन्होंने एक स्तूप का निर्माण किया था, वो भी जंगल जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर, वो भी बिना किसी बेस के, विदाउट एनी बेस। ठीक है, और ये है क्या, ये हीप है, माउंट लाइक स्ट्रक्चर है जो अर्धगोलाकार जैसे हम बोलते हैं इस तरीके से। इसके अंदर क्या है, किसी महात्मा बुद्ध की जो रेलिक्स हैं वो रखे गए थे, सारनाथ की बात अगर करोगे तो सारनाथ स्तूप की। ठीक है, तो उस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्पोहार और मुचिरी वर वेल नाउन। ये तो पोर्ट है भाई, पोहार से ही समझ जाओ आप लोग, पोहार लाइक कावरीपट्टनम जो चोला पोर्ट है। अच्छा, इसमें भी अब एक गड़बड़ हो सकती है कि मैच द फॉलोइंग करके वो पूछ दे। अब मैच द फॉलोइंग कैसे पूछेगा वो, मैच द फॉलोइंग पूछेगा कि ये तीन पोर्ट आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, कोरकई, ये पोम्पोहार और ये मोचिड़ी। अब इनमें मैच द फॉलोइंग करेगा कि जो कोरकई पोर्ट है वो पांड्याज का है, पोम्पुहार चोला का है, और ये मोचिरी चेर जो चेर शासक थे, चेर किंगडम, तो उनका है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोरकई है वो क्या है, वो पांड्या का ही है, पांड्यान पोर्ट। ठीक है, ये क्या है, इसका सेकंड नाम पोहार और कावेरी पटनम, कावेरी पटनम। ठीक है, ये किसका है, ये चोलाज का है। और ये मोचिरी है, ये चेर। ठीक है, अच्छा, एक एक जो संगम लिटरेचर है उसका नाम है पतिनापल्लई। ठीक है, ये एक पोर्ट के बारे में बताती है, लाइक कौन सा पोर्ट है, वो बात करती है कावेरीपट्टनम पोर्ट की, पतिनापल्लई। ठीक है, ये संगम लिटरेचर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके बारे में बात करती है, पोम्पुहार पोर्ट या फिर लाइक पुहार या फिर कावेरीपट्टनम पोर्ट के बारे में बात करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट क्रूतल। ये देखो मैंने आपको बताया था वट क्रूतल के बारे में। ठीक है, जब लास्ट वीडियो में हमने संगम लिटरेचर की बात की थी तो उसमें वट क्रूटल नाटुकल वो मैंने बताया था कि वट क्रूटल में क्या होगा कि जो एक किंग है वो डिफीट हो गया बैटल में, वो लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो रिचुअल्स के साथ सुसाइड कर लिया उसने, स्टारविंग हिमसेल्फ फॉर डेथ। तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग तो पूरी तरीके से इसको, ये देखो, सुसाइड, ये रहा, एक किंग डिफीटेड टू ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड, रिवाजी मौत, रिवाजी खुद मौत, अपने रिवाजों के अकॉर्डिंग कि यार बेइज्जती इतनी ज्यादा हो गई है, उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज
एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली, अच्छा ये 8 AD से पहले की बात की जा रही है, ठीक है। लाइक ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब बताओ, तो ये हौसल है, ये तो भाई 1000 से ऊपर है। गैडवाल है, वो 11-12 सेंचुरी की बात की जा रही है। काकतीय 12th to 14th सेंचुरी। और ये जो यादव है, ये तो 850 से अपर है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 8th सेंचुरी से पहले का हो। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पेयर्स हैं, कुछ बुक्स वगैरह दी हुई हैं और उनके ऑथर हैं। तो देखो, देवी चंद्रगुप्तम, अब ये तो भाई विशाख दत्त की है। विलन की कौन सी है? विलन की है विक्रमांक चौर, या फिर कथा सरित सागर। हो सकता है अब उसकी पूछ दे, हो सकता है विलन की पूछ दे कोई, वो यहाँ लिख दे और विलन लिख दे, तो पता होना चाहिए। उसके बाद है हमीरा महाकाव्य, ये न्यायचंद सूर्य की है, ये ठीक है। मिलिंद पन्नो, नागार्जुन। देखो, अब नागार्जुन को लेकर एक कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में रहता है कि मिलिंद पन्नो नागार्जुन की बुक है, ठीक है। तो नागार्जुन और दो चीजें हैं, एक तो है नागार्जुन और एक है नागसेन। यूपीएससी ने 1997 में क्वेश्चन पूछा था इसी चीज को लेकर, बुक को लेकर, कि नागार्जुन ने लिखी है या नागसेन ने। तो ये दोनों नाम उसने ऑप्शंस में डाले थे, बट उसने राइट चुना था नागसेन को। तो नागार्जुन एज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, नागार्जुन एंड नागसेन बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो होगी वो गलत होगी। और नीति वाक्य अमृत, ये सोमदेव सूरी। तो ओनली दो स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको, नागार्जुन और नागसेन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, एनिमल्स की प्रॉपर्टी, प्लांट्स की लाइफ की, बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक और इज लिविंग बाई अदर रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये कौन सा ये चीज बताता है? लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोला है कि जैनिज्म ऐसी चीज है, बोलेगा लाइक आत्मा केवल जंतु और पादप जीव है जो उनकी समुदाय नहीं है, बल्कि सलाह जो होगी, रॉक्स वगैरह हो गया या फिर झरने वगैरह हो गए, ठीक है। उन जो जितनी वस्तुओं उसमें भी आत्मा वगैरह पाए जाते हैं। ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं सबके अंदर सोर्स है, आत्मा प्रेजेंट है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। ऐसा ही चीज बोल रहे हैं। तो ये भाई थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये भाई जैनिज्म की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। अब भाई तुंगभद्रा रिवर का नाम आ गया, लार्ज डैम का नाम आ गया, तो देवराय फर्स्ट। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडेड दीव टू, जो दीव है दमन दीव की बात की जा रही है, तो पोर्तुगीज को। वो किसने किया था? वो किसने आया था, किसने? बहादुर शाह ने भाई, ओके। अच्छा, ये इसको कैपिटल, जो पोर्तुगीज ने अपनी कैपिटल जो पहले कोचीन थी और उसको ट्रांसफर किया गोवा, ये किसने किया था? ये किया था नीनो डी कुन्हा ने, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। तो और इसी के टाइम पर इसने सरेंडर भी किया था, ओके। नेक्स्ट, कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब भाई ये तो कौन नहीं जानता भाई, 1833 की बात है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आज के सेशन में इतना ही, और बाकी जो 50 क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग कल करेंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।